डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ठीक है, किस ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, मींस सब शेल का, एस का, पी का, डी का, एफ, ये हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में अगर हम अलोंग अ पीरियड बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, और डाउन अ ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसको हम आई ऐसा जनरली लिखते हैं आमतौर पर, एब्रीविएशन। ओके, ये है बेटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में है शेल। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, शेल। इस पर चार्ज है बेटा पॉजिटिव, यहां पर चार्ज है नेगेटिव। ये था एटम, क्या है ये एटम। इसके अराउंड में है सर इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, है ना, और अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं। ओके, अब इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ध्यान से देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बराबर है, मींस फोर्स। ओके, यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और के लगा दिया हमने इसमें कांस्टेंट। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर ये तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि शेल में से, देखिए शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, है ना, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required to remove outermost shell or valence shell of electron from its isolated न्यूट्रल गैसियस एटम और आयन कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, क्या यहां से हमारे को इलेक्ट्रॉन निकालना है एटम में से, तो एटम को हमारे को एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। The amount of energy is required to remove outermost shell or valence shell of electron from its isolated neutral gaseous atom or ion called as ionization enthalpy और ionization energy। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इन्फिनिटी तक के। कहाँ तक के निकाल लेंगे इसको, इन्फिनिटी तक के, है ना, मतलब इसकी जो अंत है वो है इन्फिनिटी, और एटम के हिसाब से इन्फिनिटी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा कि एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड मैंने इसलिए बताया हूं कि इंडिविजुअल एटम का हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉलिड अगर मॉलिक्यूल रहा तो उसका हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। अगर एटम इंडिविजुअल है तो बेटा गैसियस स्टेट में रहेगा, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, बराबर है ना। तो देखिए वो एटम न्यूट्रल भी हो सकता है, बराबर है, और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा। देखिए बेटा एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, पर एटम, हर एटम के लिए, ओके। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। अगर हम केजी की बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये जूल पर एटम की बात है यहाँ पर, और यहाँ पर जूल पर मोल, ओके। तो ध्यान से देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका लॉजिक और कंसेप्ट कैसा है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये एक एटम है ना, और एटम मान लिया मैंने X, इसमें से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा इसमें देखिए, तो ये X पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले हमने यहाँ पर, ओके। अब देखिए इसका डेल्टा H जो है बराबर है डेल्टा H, इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। डेल्टा H इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा H पॉजिटिव ऑलवेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहां पर हमारे को एनर्जी देना पड़ेगा, वहां पर हमारे को एनर्जी देना पड़ेगा। देखिए लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो बेटा उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, ओके। और डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो तो उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एक है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारी देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ओके। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ओके। द रिएक्शन इन विच, ओके, हीट इज एब्जॉर्ब, ओके, कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब मान लीजिए क्या यहां मैं एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, ओके। इसमें प्रेजेंट है प्रोटॉन, यहां पर न्यूट्रॉन, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ओके। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालते हैं इसमें से, आउटर मोस्ट शेल का। जब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर एटम का साइज थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो जाएगा। देखिए ऐसा, ये X एटम मान लीजिए, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला हूं X पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसको बता दिए हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। अब हमने क्या किया यहाँ पर, क्या X में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से फर्दर है ना। पहले हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाले हैं आउटर मोस्ट शेल का, ओके। फिर बाद में क्या किया, एटम का साइज रिड्यूस्ड हो गया, और क्या हुआ इसमें, क्या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, ओके। IE2 सेकंड, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हम और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, X में से, ओके। जब एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो X प्लस 3 प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज IE3। क्या है बेटा, IE3, ओके। और हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं बेटा यहां से, X प्लस 3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे सर हम, तो X प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो शेल जो है न्यूक्लियस से नजदीक आते जाएगा और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपसे सवाल यह है, क्या इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी, फर्स्ट वाले के लिए लगेगी, सेकंड वाले के लिए लगेगी, या थर्ड इक्वेशन है फिर फोर्थ।
तो आपका आंसर 100% फोर्थ वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा मतलब वहां पर जो है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक हो रहे, अप्रोच हो रहे, हो ना, और अप्रोच होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट काम हो रहा। ओके, इस बेसिस पर हम बता सकते हैं क्या यहाँ पर IE4 ओके इज ग्रेटर देन IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू अदर। ओके, इसे कहते हैं बेटा हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमेशा ऑर्डर इसी का ऐसी रहेगा कि फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम रहेगी और लास्ट वाली, यहां पर मैंने 4 वाली बताया आपको, ओके, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है इसका, आपको आप सभी स्टूडेंट को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, और आगे आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या कंडीशन है, अलाउ अ पीरियड क्या होगा, डाउन अ ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पेज नंबर 1 कर देता हूं मैं इसे, पेज फर्स्ट। हाँ, ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब आयोनाइजेशन एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, वो हमारे को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट ऐसा है, अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। इफ ऑर्बिटल विल हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड दैट विल मोर स्टेबल। ध्यान से देखिएगा, क्या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, और जितना ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। मींस यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। ध्यान से देखिएगा, अब ऑर्बिटल की हम बात करते हैं S, P, D और F। तो S से तो कोई खास हमारे को लेन देन है। S एक तो सिंगल फिल्ड रहता है या फिर डबल होता है। चलिए ओके, देखिए बेटा यहाँ पर एक हम हाफ फील्ड की बात करेंगे, हाफ फील्ड होना या फिर फुल फील्ड। ओके, हाफ फील्ड चाहिए या फिर कंप्लीटली फील्ड चाहिए। देखिए बेटा, p ऑर्बिटल के सर 3 टाइप्स है, px, py, pz। d ऑर्बिटल के सर 5 टाइप्स है, 1 2 3 4 5। और f ऑर्बिटल के 7 टाइप्स रहते हैं, ये आपको पता है। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7th। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहां पर फुल फील्ड और हाफ फील्ड हम आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 और एफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अगर मैं हाफ फील्ड की बात करता हूं यहाँ पर, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा, इधर हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, p ऑर्बिटल सर, ओके,
डी ऑर्बिटल और एफ। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P3 ये हाफ फील्ड रहेगा, क्योंकि p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी देखिए s p d और f, 2 इलेक्ट्रॉन फिर 4 4 बढ़ाओ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर। ओके, इसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन फिर 4 बढ़ाइए 14 इलेक्ट्रॉन, ये होगी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, तो p में 1 2 3 होगा हाफ फील्ड। एक तो फील्ड चाहिए, देखिए P6 1 2 3 4 5 6, अगर ये कंडीशन है तो p ऑर्बिटल स्टेबल होगा। ओके, d ऑर्बिटल की देखिए आप D5 और D10, हाफ फील्ड कितना रहेगा बेटा D5, 1 2 3 4 5, ये ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, F7 है सर, और F हमने यहाँ पर सर 14 की है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो तो उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब या इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब ज्यादा रहेगी, अगर ऑर्बिटल एक तो हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो, जो मैं आपके सामने एग्जांपल बताया नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें एटॉमिक साइज। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक साइज, अगर एटम का साइज छोटा, मान लीजिए एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है ना, अगर एटम का साइज छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक होगी। ओके, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और एटम का साइज अगर बड़ा हो तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़े से दूर होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, तो सबसे इजीली आप किसके कर सकते हैं, जिसका साइज बड़ा हो, बराबर है। और अगर साइज छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, विच मींस, ध्यान से देखिएगा, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटम का जितना छोटा साइज होगा, ओके, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक होगा, और न्यूक्लियस से अगर बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, थर्ड है इसमें न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम और कह सकते हैं इफेक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक एटम ये लिखा मैंने और एक एटम ये है। अब इसके पास में प्रोटॉन की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोटॉन की संख्या रहेगी, ओके, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। क्यों? मान लीजिए एक ये एटम है और इसमें प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से क्या है कि ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ये एटम बांध के रखेगा, न्यूक्लियस बांध के रखेगा। ओके, और अगर प्रोटॉन की संख्या कम हो तो उतना स्ट्रांगली नहीं बांध पाएगा एज कंपेयर टू मोर प्रोटॉन। सो न्यूक्लियर चार्ज मैं लिखा हूं NC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के और आयोनाइजेशन एनर्जी के। बेटा ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है बेटा इसमें, देखिए फोर्थ है सर पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, और इसे हम कहते हैं सब शेल इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट और सब शेल इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए क्या सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? हमने लिखा है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल,
डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है एस ऑर्बिटल का। क्यों? ध्यान से देखिए बेटा, यह है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड में सबसे पहला सबशेल आता है एस ऑर्बिटल और उसका शेप होता है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है सर स्फेरिकल। और स्फेरिकल होने की वजह से, ध्यान से देखिए, स्फेरिकल होने की वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को घेर के रख देगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप होने की वजह से, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस को घेर के रख देगा और इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से बांध के रखेगा। लेकिन पी ऑर्बिटल देखेंगे हम तो डी मतलब कौन सा शेप रहता है इसका, डबल डम्बल रहता, फोल्डिंग वाला, टू फोल्डेड। डी ऑर्बिटल सर फोर फोल्डेड है और एफ ऑर्बिटल तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज, एट फोल्डेड। कितना है? एट फोल्डेड। तो सबसे बेस्ट बांध के कौन रखेगा? ये वाला एस ऑर्बिटल। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन व्हिच हैव या फिर अरेंज decreasing order of penetration effect। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें हमने A लिखे हैं 4s, B लिखे हैं 4p, C लिखे हैं 4f और D लिखे हैं सर 4d। और आपको क्वेश्चन ये पूछा कि इसको अरेंज कीजिए आप पेनिट्रेशन इफेक्ट के ऑर्डर में और सबशेल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपको बताना है डिक्रीजिंग वाला। तो सबसे बेस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? जिसका शेप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, मतलब जो शेप डिवाइड नहीं होता है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, इस बेसिस पर ए जीत जाएगा, फिर बी। अब यहाँ पर 4a 4d है तो 4d क्या रहता? ये चार फोल्डेड है सर, तो डी आ जाएगा और फिर सी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये टॉपिक थे बड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जनरल इफेक्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर करते हैं। ठीक है ना, ये पेज नंबर 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं। ध्यान से देखना, पीरियड्स और ग्रुप्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे सर हम पीरियड में और ग्रुप्स में। ओके, चलिए पीरियड और ग्रुप्स। देखिए, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी variation of ionization enthalpy। ओके, नंबर 1 है बेटा इसमें फर्स्ट वाला along a ग्रुप पर वेरिएशन कैसा आएगा इसका? ध्यान, सॉरी पहले हम पीरियड ले लेंगे। along a periods। ओके, पीरियड में हम आमतौर पर देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है। अब ये आपको समझाना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने पीरियड फर्स्ट लिखे हैं, देखिए बेटा ध्यान से, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड। ओके, देखिए यहां लिखे हमने फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और ये है बेटा हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना, यहां पर सेकंड पीरियड में लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देखिए ध्यान से। ओके, उसके बाद में यहां लिखे हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। बराबर बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बराबर है। फिर उसके बाद में बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम इधर जाएंगे, इसका एटम नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, यहां पर देखिए ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। हाँ, आपको ध्यान रखना है। देखिए अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा, ओके। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर हीलियम का Ie ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके चलिए, और हमेशा याद रखना, देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है हीलियम का। हीलियम का हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है हीलियम का। अब दूसरी बात ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लिखे हैं हमने यहां पर, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए लिथियम से नियॉन की तरफ जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा, नो डाउट। तो एक्सपेक्टेड ये है हमारे को, देखिए क्या इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, सबसे ज्यादा होना चाहिए इसमें नियॉन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, और सबसे कम होना चाहिए लिथियम का। लेकिन ध्यान से देखिएगा बेटा, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका एटम नंबर 3 है, 1s2 2s1, ये बेटा 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, ये क्या है 1s2 2s2 2p2, ओके, ये है 1s2 2s2 2p3, ओके, ये है 1s2 2s2 2p4, ये 1s2 2s2 2p5, और ये है बेटा 1s2 2s2 2p6। ओके, मैंने आपको ये बताया था अगर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उस एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है नियॉन का, ये रियलिटी बता रहा मैं आपको, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर देखिए इसका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और इसका p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड भी नहीं है। एक तो हाफ फिल्ड चाहिए था या फिर कंप्लीटली फिल्ड, ओके। यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, आप इसको जाने दीजिए क्योंकि यहां पर कोई इलाज ही नहीं है इसका, 2p2 है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन को पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 2p3 आ रहा, मतलब s ऑर्बिटल जो है इसमें कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। और इसी के कंपेयर में आप ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या है 2s2 2p4 है, मतलब यहाँ पर p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना ही तो हाफ फिल्ड है और ना ही कंप्लीटली फिल्ड है, ओके। तो इस बेसिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, मतलब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के आगे जंप कर देगा और बेरिलियम जो है ये बोरॉन के आगे जंप कर देगा, बस यही इसकी रियलिटी है। देखिए मतलब ये ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, फ्लोरीन, फिर बाद में क्या आएगा बेटा, बाद में आएगा सर नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि हाफ फिल्ड है, फिर ऑक्सीजन आएगा, ओके, और फिर यहाँ पर कार्बन, डायरेक्ट बहुत आगे जंप नहीं करेगा, बस एक एटम से आगे, ओके, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आएगा, Be आएगा सर, फिर बोरॉन आएगा और फिर लिथियम आएगा सर, क्या आएगा, लिथियम। और यही रियलिटी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, बराबर है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा नियॉन का, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। सेम थिंग इसी में भी है बेटा। देखिए ये क्या था, यहाँ पर हमने क्या लिखे थे 2s1 लिखे ना, तो देखिए बेटा ये रहेगा 3s1, यहाँ पर 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3s2 3p1, यहाँ पर 4s2
सॉरी 3s2 3p2, इसमें देखिए बेटा 3s2 3p3 और 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। ध्यान से देखिएगा, सेम एग्जैक्ट उसके नीचे आ रहा आर्गन, ओके, बाद में क्लोरीन, ओके, ध्यान से देखिएगा। फिर बेटा यहाँ पर फास्फोरस आ रहा, फिर सल्फर, ओके, सल्फर के बाद में कौन आ रहा, Si आ रहा सर, फिर बाद में ले लिया हमने यहाँ पर Mg, फिर Al और फिर रहेगा Na। क्यों गाँव में ऐसा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था, देखिए ये था एक्सपेक्टेड, क्या ऐसा होना चाहिए था, है ना, ये एक्सपेक्टेड है। बट रियलिटी ये है बेटा, क्या इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आर्गन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर फास्फोरस। क्यों आया फास्फोरस, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा p ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड है और s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस बेसिस पर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्फर। सेम, और किसमें चेंजेस आया, यहाँ पर इसका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और इसका p ऑर्बिटल ये पार्शियली फिल्ड है। इस बेसिस पर मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम के आगे जंप कर देगा, और यही इसकी रियलिटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी जो समझाया आपको अलोंग अ पीरियड बताया, 3 पीरियड के बारे में, ओके। पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है हीलियम का, किसका, हीलियम का, ओके। अब सवाल ये कि सबसे कम किसका होगा, वो भी आपको बताता हूं, ठीक है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3। हाँ, ध्यान से देखिए बेटा, डाउन आ ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, कहा कि डाउन आ ग्रुप में अगर हम नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती, हमेशा। चाहे तो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करो, तो डाउन आ ग्रुप ये हमेशा सेम ट्रेंड रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर है बेटा बी वाला डाउन अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप में हम नीचे आ रहे, ठीक है, ये है रो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती और डाउन अ ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती। अब ग्रुप की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, ओके, फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव को छोड़ देते हैं, ओके। यहां से यहां पर आने पर एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है इन एटम का। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, मतलब क्या है, Li, ठीक है, इसका एटॉमिक साइज इतना मान लीजिए आप, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि इसका एटम नंबर 3, ये 11, इसका 19, 37, 55, ओके, और फ्रांशियम रेडियोएक्टिव रहता है, ठीक है। तो डाउन अ ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है सीशियम का। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियडिक टेबल, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है बेटा किसका, बताइए आप, सीशियम का, पूरे पीरियड टेबल में, ठीक है ना। तो हमेशा डाउन अ ग्रुप अगर हम आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, ओके। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट ग्रुप की बात किया मैंने, ग्रुप फर्स्ट। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को रहने देते हैं क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। कितने बेटा, 4, 12, 20, ओके, 38 और ये है बेटा 56। डाउन अ ग्रुप आने पर शेल साइज इंक्रीज हो रहा, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, बराबर है। इस बेसिस पर आप इसका ऑर्डर कैसे बता देंगे, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा बेरिलियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, ओके, फिर कैल्शियम, ओके, फिर स्ट्रोंशियम, फिर ये बेरियम, ओके। हम एक्सेप्शन भी पढ़ने वाले हैं आगे, ओके। इसकी अगर हम बात करेंगे बेटा, देखिए लिथियम, ओके, सोडियम,
पोटाशियम, रुबिडियम और ये सीशियम। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। यहां लिखे बेटा हमने ए वाला ऑप्शन n से बना है, n पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड बी बना है n पॉजिटिव से n डाई पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद में n डाई पॉजिटिव से बना है बेटा n प्लस 3 प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सी, ये है बेटा IE1। ओके, ये है IE2 और ये है IE3। क्वेश्चन आपसे ये है क्या इनमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? तो ध्यान से देखिएगा, एक लॉजिक तो ये है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? ये वाला सी। ओके, फिर बी और फिर ए, ये ऑर्डर करेक्ट है। ओके, यहां तक समझ गया। अरेंज हमने ई कर आए करते, सॉरी, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, एक क्वेश्चन बेटा ये है, देखिए, which has high ionization enthalpy। यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया इसमें Cr +2, बी ऑप्शन दे दिया Cr+1, सी दे दिया आपको Cr+3 और चलिए मैं एक काम करता हूं, Cr+1 और Cr+2, या फिर एक काम करेंगे हम, Cr की जगह कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर Cr+1 और सेकंड वाला है बेटा Fe+2। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या इनमें, इन दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी रहेगी? ये क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, Cr का एटॉमिक नंबर है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर है 26। ओके, कितना है? 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2। बट यहां पर क्या किया हमने कि Fe डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब 3d6 4s0 है बेटा यहाँ पर, और इसमें Cr+1 में क्या है? 3d5 4s0। अब इस D के इलेक्ट्रॉन देखिए, D में इलेक्ट्रॉन जो है फुल मतलब हाफ फिल्ड है और यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस बेसिस पर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा Cr+1 का एज कंपेयर टू Cr+2। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आज हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो पढ़े हैं, अलोंग अ पीरियड पढ़े हैं और डाउन अ ग्रुप, ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय।